एक बार की बात है, एक गांव नरेला में एक बस बारात को लेकर जा रही होती है। बस के अंदर दूल्हा दुल्हन और बाराती बैठे होते हैं। अंदर खूब खुशी का माहौल होता है। दूल्हे का दोस्त संपत दूल्हे से कहता है, क्या बात है राहुल भैया, आज तो आपका चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे कोई 1000 वाट का बल्ब जल रहा है। लगता है इतनी सुंदर बीवी पाकर फूले नहीं समा रहे हो। सही कह रहे हो संपत भैया, ये तो बस अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी को सुंदर बीवी मिलती है और किसी को आपके जैसे बद्दे पति। राहुल की बात सुनकर बाराती हंसने लगते हैं। तभी बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है। अरे ड्राइवर मारेगा क्या, ढंग से बस नहीं चलाई जाती क्या? लेकिन इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, एक आदमी बस का दरवाजा खोलकर बस के अंदर घुस जाता है। उसने शरीर पर एक कंबल पहना होता है। वो एक फरसा निकालता है और ड्राइवर का सर काट डालता है। ये देखकर बस के अंदर बाराती चिल्लाने लगते हैं, कौन हो तुम? हाँ, इसे क्यों मारा? संपत की बात सुनकर वो आदमी अपना कंबल फेंक देता है। वो एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक हंसते हंसते बोलता है, मैं कौन हूँ इसकी ज्यादा चिंता मत कर, बल्कि अपनी जान बचानी हो तो ये दुल्हन मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ। अपनी दुल्हन का नाम सुनते ही राहुल गुस्से में भड़क जाता है और बोलता है, ए तांत्रिक, ज्यादा मत बोल। अगर तूने फिर से मेरी पत्नी का नाम लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राहुल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राहुल की भी गर्दन काट देता है। लगता है तुम सब लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अगर तुम सब लोग मरना ही चाहते हो तो यही सही। ऐसा कहकर कुछ देर में ही तांत्रिक पूरी बस को शमशान बना देता है। वाह, मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूँ, एक झटके में पूरी बस ही खत्म। लगता है मैं ही भगवान हूँ। बस एक बार मेरा अनुष्ठान हो जाए तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक बस में से बाहर आता है और एक चुड़ैल को आवाज लगाता है। तांत्रिक की आवाज सुनकर वहां एक चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरे आका, मुझे क्यों बुलाया है? आप तो इतने शक्तिशाली हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, बस ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरा एक शिकार बस से भाग गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर, वरना तुझे तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और तांत्रिक के साथ उस दुल्हन को ढूंढने लगती है। दुल्हन एक जामुन के बाग में छुप जाती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे बचा लो। ये न जाने कौन सा तांत्रिक है जो मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे बचा लो भगवान। उधर चुड़ैल और तांत्रिक भी बाग के अंदर आ जाते हैं। बाग में पेड़ों के साथ दुल्हनों के कटे हुए सर लटक रहे होते हैं। ये देखकर चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, अरे मालिक, आपने तो बहुत सारी दुल्हनों को मार डाला है, लगता है आप कुछ दिनों में ही अमर हो जाएंगे। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक हंसने लगता है और बोलता है, तो तुझे क्या लगा चुड़ैल, ये सब ऐसे ही हो जाएगा क्या? मुझे अभी और बहुत सी दुल्हनों की बलि देनी है, उसके बाद ही मुझे अमर होने का वरदान मिलेगा। चल अब बहुत बातें हो गई, चलकर उस दुल्हन को ढूंढ। ऐसा कहकर चुड़ैल और तांत्रिक दुल्हन को ढूंढने लगते हैं। तभी चुड़ैल को दुल्हन दिखती है और वो उसे पकड़ लेती है। तो दुल्हन, तू यहाँ छिपी है? तुझे पता है हम दोनों तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, चल अब मेरे तांत्रिक के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल दुल्हन को लेकर तांत्रिक के पास जाती है। दुल्हन को देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है। शाबाश मेरी चुड़ैल, मुझे पता था तू ये काम चुटकियों में कर देगी। मुझे इस दुल्हन की कितनी जरूरत है वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक फरसा लेकर दुल्हन की तरफ बढ़ता है। तांत्रिक के ऐसे रूप को देखकर दुल्हन घबरा जाती है और बोलती है, मुझे जाने दो तांत्रिक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे पति और सब बारातियों को भी मार डाला, मुझे जाने दो। दुल्हन की बात सुनकर तांत्रिक, मन तो मेरा भी नहीं करता किसी दुल्हन को मारने का, लेकिन क्या करूं? अगर तुम सब नहीं मारोगी तो मैं अमर कैसे होऊंगा? इसीलिए तुझे तो मरना ही होगा मेरी प्यारी दुल्हन। ऐसा कहकर तांत्रिक दुल्हन को मार डालता है। अगली सुबह गांव वालों को बस दिखती है। ये देखकर गांव वाले सहम जाते हैं। सरपंच बोलता है, लगता है ये सब उसी
खूनी तांत्रिक ने किया है। भगवान हमें इस तांत्रिक से मुक्ति दिला दो। कब तक हम लोगों की लाशें देखते रहेंगे? आप चिंता मत करो सरपंच जी, इस तांत्रिक के पाप का घड़ा भी भरेगा और फूटेगा भी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे तो लगता है हमें भगवान से मदद मांगने के बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए और इस तांत्रिक के बच्चे को ढूंढकर खत्म कर देना चाहिए। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, लेकिन कैसे कोई योजना है तुम्हारे पास उस खूनी तांत्रिक से निपटने के लिए? सरपंच जी, अभी तो हमारे पास कोई योजना नहीं है, लेकिन जल्द ही हम किसी योजना के साथ आएंगे और आपसे मिलेंगे। फिर आपको भी उस योजना में हमारा सहयोग करना होगा। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ललन और रौनक एक साथ बैठे होते हैं। तभी पड़ोस के गांव में एक डोली आ रही होती है। डोली की आवाज सुनकर ललन रौनक से बोलता है, लगता है आज फिर वही काली रात होने वाली है। वो तांत्रिक फिर से आएगा और फिर किसी दुल्हन की जान जाएगी। बात तो सही है, लेकिन हमें वहां चलकर देखना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए इस तांत्रिक के चंगुल से निकलने का। फिर रौनक और ललन डोली के रास्ते में चुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बस डोली लेकर जंगल के पास पहुंचती है, वहां वही खूनी तांत्रिक आ जाता है और अपनी दासी चुड़ैल के साथ मिलकर पूरी बस को मार डालता है। रौनक और ललन ये सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। अरे बाप रे ललन, ये तांत्रिक तो अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ तो चुड़ैल भी है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। हम इसको कैसे रोक पाएंगे? रौनक भाई, ये तांत्रिक और चुड़ैल कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमें इन्हें रोकना तो होगा ही, नहीं तो ये पूरे गांव को शमशान बना देंगे। फिर रौनक और ललन एक दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और उन दोनों से कहता है, रौनक और ललन, ये तांत्रिक सर फिरा है और दुल्हनों की बलि देना चाहता है ताकि अमर हो सके। इसने अपने जादू से एक चुड़ैल को भी अपने वश में कर लिया है। बाबा, लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, हम इसे कैसे मारेंगे? क्योंकि इस तरह तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा और धीरे धीरे इस गांव के मर्दों की तो शादी ही नहीं होगी। ये लो बेटे भभूत, इस भभूत को उन दोनों के ऊपर डाल देना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी तुम दोनों की मदद करेंगे। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। भभूत लेकर ललन और रौनक गांव में वापस आ जाते हैं और सरपंच के पास जाकर उन्हें अपनी योजना बताते हैं। योजना सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम तो तांत्रिक को मारते मारते बिल्कुल फिल्मी नौटंकी करने लगे, लेकिन कुछ भी मजा तो आएगा। फिर योजना के अनुसार ललन एक दुल्हन का मेकअप कर लेता है और रौनक एक दूल्हे का, और गांव वाले बाराती बनकर एक बस लेकर उसी जंगल वाले रास्ते से जाने लगते हैं। मन ही मन सब गांव वाले बहुत घबराए हुए होते हैं। उसी समय बस ड्राइवर जोर से बस का ब्रेक मारता है। बस रुक जाती है। तांत्रिक उसी समय बस में घुसता है और बोलता है, कहाँ जा रही है ये बस बारात लेकर? जिसे जाना है वो चला जाए, बस इस दुल्हन को यहाँ छोड़ जाए। तो तुम हो वही खूनी तांत्रिक जो बारातियों को मार रहा है, लेकिन आज हम गांव वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा? दुष्टों, पहले तो मैं तुम सबको छोड़ देता, लेकिन तुम सबने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब इस बस से कोई भी बाराती जिंदा नहीं जाएगा, समझे? ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को भी वहां बुला लेता है। चुड़ैल और तांत्रिक गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। तांत्रिक हंसने लगता है और बोलता है, देखा दुष्टों, लापरवाही का नतीजा। मैं पहले तुम सबको जाने दे रहा था, लेकिन तुम सब अपने आप को ही बहुत वीर समझ रहे थे। अब तुम सब मरोगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी दुल्हन का चांद सा चेहरा तो देख लूं। ऐसा कहकर तांत्रिक दुल्हन के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन इससे पहले तांत्रिक कुछ कर पाता, ललन उसके ऊपर तांत्रिक की दी हुई भभूत डाल देता है और पूरी बस हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ आगे बढ़ता है, तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है और उसी के साथ उसकी चुड़ैल भी। जनवरी की ठंडी रात में भुल्लनपुर गांव में रहने वाला राधेश्याम ठंड में सिकुड़ते हुए चला जा रहा था। आज राधेश्याम के जिगरी दोस्त की पड़ोस वाले गांव में शादी थी, जिसमें शामिल होने के बाद वो देर रात अकेले वहां से लौट रहा था। अरे आखिरी बस भी निकल गई तो बड़ी आफत हो जाएगी। इतनी रात में गांव के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। बस ने उसे गांव के बाहर के बस स्टॉप पर उतार दिया था, लेकिन अब वहां से उसे अपने घर तक पैदल ही जाना था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है,
यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज तो बड़ी ठंड है, खेतों के रास्ते से ही निकल लेता हूँ। थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊंगा, वरना घर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। राधेश्याम जल्दी घर पहुंचने के लिए खेतों वाला रास्ता पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर खेत में खड़े बिजुका पर पड़ती है। एक घड़े से उसका सर बनाकर उसके ऊपर कुछ घास फूस रखी हुई थी। अरे, अब मुझे चढ़ गई है क्या? ये बिजुका इतना अजीब सा क्यों नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अरे राधे श्याम, तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है लगता है। बिजुका कोई इंसान थोड़ी होता है जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा। राधेश्याम ने उस ख्याल को अपने दिमाग से झटका और एक बार फिर लंबे लंबे कदम बढ़ाकर खेतों को पार करने लगा। अभी वो थोड़ी दूर और चला होगा कि उसे फिर अपने दाएं और खेत में बिल्कुल हूबहू वही बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है जिसे उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मुझे ये बिजुका दिखा था, हूबहू वही कपड़े, और इस हुलिये में ये बिजुका यहाँ कैसे हो सकता है? इस बार तो राधेश्याम की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। अरे राम राम राम, अरे इसका मतलब मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। ये कोई बिजुका नहीं बल्कि भूत प्रेत लगता है। ये तो रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ है। अरे करूँ तो क्या करूँ? राधेश्याम की अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपने ठीक पीछे भी उसे एक और बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? जाने दो मुझे। राधेश्याम के इतना कहते ही बिजुका जोर जोर से हंसने लगता है। बिजुका की डरावनी हंसी सुनकर राधेश्याम थर थर कांपने लगा था, लेकिन बिजुका उसकी जान ले लेता है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले खेतों में आते हैं तो वहां पर राधेश्याम को बिरजू के खेतों में वे देखते हैं। उसके सर से खून बह रहा था। गांव के एक नौजवान युवक की इस तरह से मौत हो जाने से पूरे गांव में अफरा तफरी सी मच गई थी। कुछ दिन बाद, तुम्हें पता है ना, दिन छिपने के बाद खेतों में आना सही नहीं होता। अभी पिछले हफ्ते राधेश्याम यही खेतों में मरा हुआ मिला था। डर नहीं लगता है क्या? अब ये क्या बात हुई? दिन के उजाले में तो तुमसे मिल नहीं सकते, इसलिए दिन ढलने का इंतजार करता हूँ। अब तुम रात में भी मिलने से इनकार कर रही हो। घबराती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लो, तुम्हारे लिए शहर से तोहफा लेकर आया था, वही देने के लिए बुलाया था यहाँ। चलो अब तुम पहले जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आता हूँ, वरना किसी ने साथ में गांव में आते हुए देख लिया तो बवाल हो जाएगा। राधा और मुकेश इसी गांव में रहते थे और अक्सर ही दिन छिपने के बाद खेतों में एक दूसरे से मिलने आया करते थे। मुकेश से तोहफा लेने के बाद राधा जल्दी जल्दी खेतों से निकलकर गांव की ओर जाने लगती है। अभी वो थोड़ी दूरी पहुंची थी कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। मुकेश, मस्करी बंद करो। तुम ही हो ना पीछे पीछे आ रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। राधा के इतना कहते ही हंसी की आवाज बंद हो जाती है और राधा एक बार फिर गांव की ओर जाने लगती है। तभी उसे अचानक अपने सामने एक बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है। अरे, ये रास्ते के बीचों बीच बिजुका किसने लगाया है? इसे तो खेतों में लगाया जाता है ना। राधा तेजी से बिजुका के पास से गुजरने लगती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। कुछ ही देर में उसकी एक सप्ताह में हुई 2-2 मौतों के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया था कि गांव में जरूर कोई भूत प्रेत आ गया है जो दिन छिपे लोगों की जान ले रहा है। कुछ दिन शोक मनाने के बाद गांव वाले तो अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे, लेकिन मुकेश चाहकर भी राधा को भूल नहीं पा रहा था। राधा, मेरी राधा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सब मेरी ही गलती है। ना मैं उसे रात में मिलने के लिए खेत पर बुलाता और ना मेरी राधा की जान जाती। वो तो अंधेरे से वैसे ही इतना डरती थी। भगवान, अगर किसी को मारना ही था तो उस भूत ने मुझे मार दिया होता। जब तक मैं पता ना लगा लूं कि मेरी राधा को किसने और क्यों मारा, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। अपना दुख लेकर मुकेश पास ही के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है जिन्हें भूत प्रेत भगाने की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा, उस रात राधा मुझसे ही मिलने आई थी। पूरा खेत सुनसान था, गांव का कोई आदमी उस समय खेतों में नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी राधा को किसी इंसान ने नहीं मारा। जरूर इसके पीछे किसी भूत प्रेत का चक्कर है। अपनी राधा को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपनी राधा की मौत का सच जानना चाहता हूँ। बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठते हैं और फिर, देखो बेटा, तुम्हारी राधा को और राधे श्याम को खूनी बिजुका ने मारा है। उस बिजुका के अंदर एक शैतानी आत्मा है, इसलिए
वो एक एक करके सबका शिकार कर रही है। लेकिन बाबा, बिजुका के अंदर आत्मा कैसे हो सकती है? बिजुका को तो हम गांव वाले अपने खेतों में लगाते ही हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिजुका शैतान बनकर गांव के लोगों को मारने लगे। देखो बेटा, दुनिया में अच्छी और बुरी हर तरह की आत्माएं होती हैं, और उस बिजुका में एक बुरी आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस बिजुका के शरीर पर जो कपड़े हैं वो किसी मरे हुए इंसान के हैं, इसलिए उस इंसान की आत्मा ने उस बिजुका को अपना घर बना लिया है। मैं उस बिजुका को खेत में रहने नहीं दूंगा, आज ही उसे उखाड़कर गांव से कहीं दूर फेंक आऊंगा। मुकेश तेजी से गांव में पहुंचता है और जिस खेत में राधा की मौत हुई थी उस खेत में पहुंचकर देखता है कि एक बिजुका खेत के बीचों बीच खड़ा है। मुकेश बिजुका को उखाड़ता है और गांव से बाहर ले जाकर उसको फेंक देता है। अरे काका, अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि हमारे गांव में जो मौतें हो रही है उसके पीछे वो मुखिया काका के खेत में लगा हुआ बिजुका था। उसके अंदर ही एक बुरी आत्मा थी जो गांव के लोगों का शिकार कर रही थी, इसलिए मैंने उस बिजुका को उखाड़कर गांव से दूर जाकर फेंक दिया है। अब गांव वालों को कोई खतरा नहीं है। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। ठंडी रात में अरे मुकेश भैया, आज घर लौटते हुए काफी देर हो गई है। देख रहे हो अंधेरा घिर आया है। मैं तो कहता हूँ खेत वाला रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से चलते हैं। पता है ना, आजकल गांव में कोई भूत घूम रहा है। बड़े डरपोक हो मोहन भाई तुम। अरे कल ही मैंने उस बिजुका को उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। मुकेश अपने दोस्त मोहन के साथ खेतों के रास्ते गांव की ओर जा रहा था कि तभी उन्हें खेत में अपने साथ साथ एक बिजुका चलता हुआ नजर आता है। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैं खुद उठाकर गांव से दूर फेंक कर आया था। इससे पहले कि मुकेश और मोहन कुछ कर पाते, बिजुका ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें उस बिजुका की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है। मोहन भैया, कुछ करो, वरना आज ये बिजुका हम दोनों को ही मार डालेगा। तुम भागो मोहन भैया, मैं इसे बातों में उलझाता हूँ, तुम पीछे से भाग जाना। बाबा ठीक कहते थे, तू एक बुरी आत्मा है जो इतनी आसानी से गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने तेरी जैसी दुष्ट आत्मा से पीछा छुड़ाने का मुझे एक तरीका भी बताया था। इतना कहकर मुकेश गंगा जल निकाल कर बिजुका पर छिड़क देता है। ठीक उसी समय मौका देखकर मुकेश का दोस्त मोहन वहाँ से भाग जाता है। आज मुझे इसका अंत करना ही होगा। इतना कहकर मुकेश अपनी जेब में से लाइटर निकालकर बिजुका के सर पर लगी सूखी घास में आग लगा देता है। कुछ ही देर में बिजुका जलकर राख हो गया था और उसके साथ उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े भी खत्म हो गए थे। कपड़ों के जलते ही बिजुका के अंदर रह रही दुष्ट आत्मा भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह गांव वाले बिजुका के कहर से मुक्त हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।